हेलो, गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है सभी को? सभी को वॉइस क्लियर है? वीडियो क्लियर है? ऑल गुड, ऑल सेट? आगे बढ़े, पढ़ना स्टार्ट करें। बताइए। ओके, चलिए। सो कल के टॉपिक से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। और कल कौन सा टॉपिक पढ़ा था मुझे बताएंगे आप लोग? बताएं मुझे, कल कौन सा टॉपिक पढ़ा था? हाँ जी, कल कौन सा टॉपिक पढ़ा था बताएंगे? ब्रिटलनेस इंक्रीजेस, मतलब लोड इंक्रीज करना होगा ब्रेक करने में के लिए। अरे बाबा प्रणय शर्मा, पहली बात तो ब्रेक नहीं करना है ना, ब्रेक नहीं करना है अपने को। हम ये कह सकते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड को सहन करने की क्षमता ज्यादा है। ठीक है बात, ये कहा जा सकता है ना। हम डिजाइनर है, हम मटेरियल को इस तरह से देखते हैं, ये नहीं देखते मटेरियल को तोड़ने के लिए कितना लोड लगेगा। ये कहेंगे कि मटेरियल कितना लोड सह सकता है, कितना बेयरिंग कैपेसिटी है मटेरियल की। आ रही बात समझ में? ऐसा कहेंगे हम। कल के टॉपिक के बारे में बात करता हूं। कल कहां तक थे हम? लेट मी चेक वंस। हम लोग कुछ यहां थे, है ना। कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप होता है, उससे हम लोगों ने क्या समझा था, इसी पॉइंट के बारे में देखा था। ये जो फेलियर है कहीं पर भी मिल सकता है। ए का फेलियर कम स्ट्रेन पर, यहां पर बहुत कम डिफॉर्मेशन होगा तो ए इज ब्रिटल, और ई का डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा तो ई इज नियरली, यदि अपन बात करें तो ए के कंपैरेटिवली डक्टाइल है। तो यहां पर मटेरियल के बारे में बोला जाता है एज द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीजेस ब्रिटलनेस इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस यहां से जैसे स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो उसमें डक्टिलिटी बिहेवियर आएगा, लेकिन मटेरियल इज ब्रिटल। डक्टिलिटी बिहेवियर कहने का मतलब है मटेरियल डक्टाइल नहीं हो जाएगा, लार्ज डिफॉर्मेशन में फेलियर होगा, है ना। लार्ज डिफॉर्मेशन में फेलियर होगा, इतना याद रखना है। तो पॉइंट कुछ भी बनाया जा सकता है, रिलेशन यही रहेगा, यहीं से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। फेलियर स्ट्रेन जो रहती है वो आपके पास पर कहां मिलती है? कहीं भी मिल सकती है। फेलियर स्ट्रेन कहीं भी मिल सकती है एक्चुअली, 0.3 से 0.003 से 0.003 से 0.005 तक। लेकिन हमें यदि डिजाइन करना है तो एक स्ट्रेन को मानना होगा कि इस पर लगभग फेलियर मिल ही जाएगा। तो अज्यूम किया है हमने एज पर IS 456-2000 लिमिटेड स्टेट मेथड, हमने अज्यूम किया है कि कंक्रीट जो है 0.0035 पर फेल कर जाएगा। क्लियर है? और ये वाला पॉइंट मैंने यहां पर बता ही दिया था। क्लियर बात सभी को? तो यहां से हमें कुछ चीजें समझ में आती है। क्लियर है? तो ये जो पॉइंट है यहां से आपको, इस एरिया से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है? ठीक है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ जी, बताएंगे मुझे। चलिए, अब हम बात करते हैं इसी के अंदर पर हम बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के अंदर ही बात करते हैं मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट। यू कैन से इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट, आप इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट भी कह सकते हैं। इसे पता करने के लिए, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट को पता करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? हमें स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप की जरूरत होगी। तो यहां पर भी मैं देखता हूं तो कोई भी एक कर्व जो अपने पीछे लिया था ना, अलग अलग ग्रेड की कर्व थी, तो उनमें से किसी एक कर्व को ले लेता हूं मैं। कुछ इस तरह से एक किसी कंक्रीट को ले लेता हूं, इस तरह से। ओके, नाउ अब मुझे इलास्टिक मॉडुलस निकालना है ना, इलास्टिक मॉडुलस निकालना है। तो एज पर हुक्स लॉ इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है? एज पर हुक्स लॉ
इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, या स्ट्रेस स्ट्रेन के रिलेशनशिप में क्या बोल रखा है, स्ट्रेस स्ट्रेन के रिलेशनशिप के बारे में हुक्स ने क्या बोल रखा है आपको, द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू द प्रोपोर्शनैलिटी, है ना। तो प्रोपोर्शनैलिटी तक की बात कर रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस पॉइंट को मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, यहां से ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अब ये तो स्ट्रेट लाइन या स्लोप जो मैंने ड्रॉ किया है यहां पर, ये स्लोप इस पॉइंट पर देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट के बाद जो लीनियर बिहेवियर है, इस पॉइंट के बाद जो लीनियर बिहेवियर है वो आपके पास पर क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। इसके बाद आपके पास पर कर्व बिहेवियर देखने को मिल रहा है ना। लेकिन यहां तक आपके पास पर, इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं, इस पॉइंट का नाम रख देता हूं ए। तो ए पॉइंट तक आपको कहां से, ओरिजिन से ए पॉइंट तक आपको जो बिहेवियर देखने को मिल रहा है, लीनियर देखने को मिल रहा है। मींस इस जोन में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्लियर है बात, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्लियर है बात, यहां तक पॉइंट ए तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो हम कह सकते हैं कि जो हमें मॉडुलस मिलेगा, वो इस पॉइंट पर मिल सकता है, और मिलेगा क्योंकि वो प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट तक आपको क्लियरली बताता है कि आपके पास पर जो बिहेवियर है या रिएक्शन अगेंस्ट लोडिंग जो है, या रिएक्शन अगेंस्ट स्ट्रेस जो है अंडर इलास्टिक लिमिट या अंडर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, तो वो आपके पास पर यहां तक की रेंज में देखा जा सकता है। तो दैट विल गिव अस द इलास्टिक मॉडुलस, और यू कैन से मॉडुलस। क्लियर बात, क्लियर बात। पॉइंट ए में ही, पॉइंट ए तक ही मिल सकता है मॉडुलस। आपने सोचा कि पॉइंट बी जो यहां पर है, पॉइंट बी जो यहां पर है, यहां पर आपने सोचा कि मैं मॉडुलस निकालूंगा, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर बिहेवियर जो है आपके पास पर कर्व का, वो लीनियर नहीं है स्ट्रेस स्ट्रेन का। हो सकता है स्ट्रेस ज्यादा बढ़ा, स्ट्रेन ज्यादा नहीं बढ़ा, हो सकता है स्ट्रेन ज्यादा बढ़ा, स्ट्रेस ज्यादा नहीं बढ़ा। तो यहां पर आपके पास पर प्रोपोर्शनैलिटी बिहेवियर नहीं देखने को मिल रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, लेकिन इस पॉइंट ए तक देखने को मिल रहा है। तो हम पॉइंट ए तक ही मॉडुलस निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट मॉडुलस एज पर हुक्स लॉ। क्लियर है बात, तो इसे हम मॉडुलस बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये ग्रीन कलर की कर्व दिख रही है और पिंक कलर का जो है वो एक स्लोप दिख रहा है या एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो पिंक कलर की जो लाइन है, जो पिंक कलर की जो लाइन जो आपको दिख रही है, वो इस ग्रीन कलर की कर्व पर टेंजेंट है? क्या ऐसा बोला जा सकता है? ध्यान से बताइए, देखकर, ध्यान से देखकर बताइए मुझे। जो ग्रीन कलर की कर्व है उस पर जो पिंक कलर की लाइन है वो एक तरह का टेंजेंट है? बताए बताए मुझे जल्दी से। जल्दी बताएं। है, बिल्कुल। तो सर आप ना इसे टेंजेंट भी बोल सकते हो, आप इसे टेंजेंट मॉडुलस भी बोल सकते हो। जो टेंजेंट की मदद से मॉडुलस निकाला गया उसे टेंजेंट मॉडुलस भी बोला जा सकता है, बोला जा सकता है इसे। तो मैंने टेंजेंट के लिए टी लगा दिया उसके सामने। ठीक है, नाउ इसके पहले कोई और टेंजेंट बनाया जा सकता था क्या? इसके पहले कोई और टेंजेंट इसी कर्व पर बनाया जा सकता था या नहीं बनाया जा सकता था? बताएंगे मुझे। इसके पहले कोई और टेंजेंट बनाया जा सकता था या नहीं बनाया जा सकता था? देखकर बताएंगे मुझे। हाँ जी, बताएं बताएं। नहीं बना सकते सर, इसके पहले नहीं बना सकते तो हम बोल सकते हैं सबसे पहला टेंजेंट था, ये इनिशियल टेंजेंट था। ये क्या था? इनिशियल टेंजेंट। आईटीएम बोल रहा हूं मैं यहां पर। क्लियर है? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है? आईटीएम। इनिशियल
टेंजेंट मॉडुलस gives the elastic modulus of concrete under proportionality लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर पर ये आपको क्या देगा? मॉडुलस देगा, इलास्टिक मॉडुलस देगा। एज पर हुक्स लॉ उसे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एक और मॉडुलस की। वो मॉडुलस क्या है? मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर निकालना है। किस पॉइंट पर निकालना है? इस पॉइंट पर निकालना है। इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं, इस पॉइंट का नाम रख देता हूं बी पॉइंट रख देता हूं। ये बी पॉइंट कहीं भी, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। क्या यहां पर टेंजेंट मॉडुलस की हेल्प से, क्या यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर कर मॉडुलस निकाला जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? क्या बी पॉइंट पर ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है जो ओरिजिन से पास करे? क्या ऐसा पॉसिबल है? बताएंगे मुझे। क्या ऐसा पॉसिबल है? बताएंगे मुझे, जल्दी बताएं। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा तो हो नहीं सकता। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर आप यहां पर, सर आप यदि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसा ड्रॉ होगा, ऐसा कुछ इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब ये जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है सर, ये टेंजेंट इस बी पॉइंट का मॉडुलस तो बता सकता है। बी स्लोप तो है ना, बी पॉइंट पर स्लोप है कि नहीं? बी पॉइंट पर स्लोप बता रहा है कौन? ये जो आपने ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की है, तो वहां का मॉडुलस जरूर बता सकता है ना। मॉडुलस एक्चुअली क्या होता है? स्लोप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना। स्लोप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ही है आपके पास पर। तो यदि स्लोप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है तो ये मॉडुलस आपका बता सकता है। तो इसका नाम मॉडुलस तो रखा जा सकता है, इसका नाम मॉडुलस तो रखा जा सकता है। इसका नाम टेंजेंट मॉडुलस भी रखा जा सकता है। ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ है जो आपके पास पर मॉडुलस बता रहा है, लेकिन इससे पहले कोई और मॉडुलस ड्रॉ किया गया है, इसलिए इसे इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस नहीं बोला जा सकता, इसे सिर्फ टेंजेंट मॉडुलस बोला जा सकता है। क्लियर है बात? इसे सिर्फ क्या बोला जा सकता है? टेंजेंट मॉडुलस। टेंजेंट मॉडुलस gives the elastic modulus of concrete without respect to origin therefore its value is not significant। कहने का मतलब है कि टेंजेंट मॉडुलस भी इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू देगा, लेकिन वो ओरिजिन से नहीं देगा। वो देगा कि उस पॉइंट पर कितना है, किसी भी पॉइंट पर निकालना है विदाउट रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो टेंजेंट मॉडुलस देगा। लेकिन हमें यह पता करना रहता है कि जब हमने इनिशियली लोड लगाया था या जब मटेरियल पर इनिशियली आपने स्ट्रेसेस लगाई थी,
अप्लाई किया था स्ट्रेसेस, तब से अब तक बिहेवियर कितना है उसका, तब से अब तक का रिएक्शन कितना है उसका, यह जानना एक्चुअली हमारी जरूरत होती है। यह जानना बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है हमारी कि ये जो आपके पास मटेरियल है ये उस टाइम पर एट अ इंस्टेंट कितना बिहेवियर दे रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पर विदाउट रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये देता है, तो इसके डेटा का बहुत ज्यादा काम नहीं है हमारे लिए, बहुत ज्यादा यूजफुल डेटा नहीं है ये टेंजेंट मॉडुलस, इसलिए इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। या यहां से जो वैल्यू या डेटा मिलता है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर है? therefore its value और its data is not significant। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है? चलिए, ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो देखिए, बी पॉइंट से यदि मुझे ओरिजिन के लिए एक लाइन ड्रॉ करना है, बी पॉइंट से यदि ओरिजिन के लिए एक लाइन ड्रॉ करना है, तो क्या मैं इसे टेंजेंट बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? पहली बात तो ये, क्या मैं इसे टेंजेंट बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? सबसे पहले तो ये बताइए मुझे। क्या इसे टेंजेंट बोला जा सकता है? यस और नो? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते सर, बिल्कुल नहीं बोल सकते। इट इज नॉट अ टेंजेंट मॉडुलस। ओके, इस मॉडुलस को हम नाम देते हैं, इस मॉडुलस को हम नाम देते हैं सीकेंट मॉडुलस। क्या नाम देते हैं इसे? सीकेंट मॉडुलस। इसका नाम रखा गया है सीकेंट मॉडुलस। अब ये सीकेंट मॉडुलस क्या करता है? सीकेंट मॉडुलस कौन सा डेटा देता है? थोड़ा सा ध्यान रखें। सीकेंट मॉडुलस किसी भी पॉइंट पर, इस बी पॉइंट को यहां लो, बी पॉइंट को यहां लो, बी पॉइंट को यहां लो, यहां लो, किसी भी जगह पर ले लो, है ना। बी पॉइंट को यहां भी लिया जा सकता है, ए और ओ के बीच में भी लिया जा सकता है, बी पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। क्लियर है? तो किसी भी पॉइंट पर यदि मुझे कर्व के मॉडुलस निकालना है तो मुझे क्या करना है? उस पॉइंट से ओरिजिन तक के बीच में एक स्लोप ड्रॉ कर देनी है, उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच में एक स्लोप ड्रॉ कर देनी है, और वो उस पॉइंट का क्या बता देगा? मॉडुलस बता देगा। ये इनिशियल लेवल पर भी बता सकता है और ये फाइनल लेवल पर भी बता सकता है, ये शॉर्ट टर्म पर भी बता सकता है, ये लॉन्ग टर्म पर भी बता सकता है। क्लियर है बात? बिल्कुल ए पर सेम हो जाएगा। तो सीकेंट मॉडुलस के बारे में अपन बात करते हैं, तो ये क्या होता है? इट इज अ स्लोप ड्रॉन फ्रॉम origin which gives elastic modulus of concrete at any stage, at any stage, कहीं पर भी आपको बता सकता है। क्लियर है? या विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बता सकता है। क्लियर है बात सभी को? क्लियर है? ओके, अब यह भी देखा जा सकता है, देखिए यहां पर जो स्ट्रेन आ रही है
इस जोन पर जो स्ट्रेन आ रही है वो बहुत कम है, यहां पर इस जोन पर स्ट्रेन बहुत कम आ रही है। यहां पर देखा जाएगा तो यहां पर स्ट्रेन क्या आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। तो यदि यहां पर स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ रही है तो हमें पता है एक चीज कि जब हम लोड को कांस्टेंट लगा देते हैं, है ना, यदि पहली बात तो देखिए लोड लगाओगे किसी भी बीम पर या किसी भी मेंबर पर, किसी भी मटेरियल पर, जब आप लोड लगाओगे तो वहां पर आएगा क्या, स्ट्रेन। वहां पर क्या आएगा, स्ट्रेन। और उसी स्ट्रेन के बाद उस मटेरियल से क्या इंड्यूस होगी, स्ट्रेसेस इंड्यूस होगी। और हम जो कर्व बना रहे हैं वो मटेरियल की रिएक्शन स्ट्रेसेस को ही ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये मटेरियल पर जब आपने लोड लगाया था तो स्ट्रेन आया और स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस इंड्यूस हुआ। क्लियर है। तो अब यहां से यदि मैं बात करता हूं स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिस्पेक्टिव बात करता हूं, यदि आप किसी जगह पर लोड लगा देंगे और उस लोड को लगाए रखेंगे 1 साल तक, तो धीरे धीरे टाइम के साथ वहां पर स्ट्रेन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वहां पर लॉन्ग टर्म पर स्ट्रेन देखने को मिलेगा, दैट इज ड्यू टू क्रीप की वजह से स्ट्रेन देखने को मिलेगा। ये कंक्रीट है, कंक्रीट में वाटर यूज हुआ है, वाटर यूज होने की वजह से श्रिंकेज भी देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म पर। तो श्रिंकेज स्ट्रेन और क्रीप स्ट्रेन दोनों का बिहेवियर आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में उसका इफेक्ट ना के बराबर रहेगा, जबकि लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट काफी ज्यादा रहेगा। तो सीकेंट मॉडुलस जो रहता है ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट को कंसीडर करता है, सीकेंट मॉडुलस इसी वजह से क्रीप और श्रिंकेज के इफेक्ट को भी कंसीडर करता है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं इलास्टिक टेंजेंट मॉडुलस, जो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस है वो आपके पास पर क्रीप और श्रिंकेज के पूरे बिहेवियर को इफेक्ट को दिखाता नहीं है। तो हम ऐसा मानते हैं कि क्रीप और श्रिंकेज के इफेक्ट को आईटीएम नहीं दिखा पाता, उसे क्लियरली विजन में लेकर आता है कौन, आपके सामने सीकेंट मॉडुलस। आ रही है बात समझ में, बात आ रही है समझ में, बताएंगे। रिपीट करना है, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझे कि व्हेनेवर यू पुट लोड ऑन अ मटेरियल, जब भी आप कभी किसी मटेरियल पर लोड एक्ट करते हैं, देयर विल बी अ स्ट्रेन, वहां पर स्ट्रेन आता है। आप उस लोड को कांस्टेंट रख दे, यू हैव टू सस्टेन दैट लोड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, तो क्या होगा, वहां पर एक स्ट्रेन आएगी, दैट इज स्ट्रेन, द लॉन्ग टर्म स्ट्रेन ड्यू टू कांस्टेंट लोडिंग इज नोन एज क्रीप। लेकिन वो लॉन्ग पीरियड में आती है, शॉर्ट पीरियड में नहीं आती है। कम स्ट्रेन में उसका बिहेवियर देखने को नहीं मिलेगा, जब ज्यादा स्ट्रेन आएगी तो उसके अंदर अपन क्रीप का बिहेवियर देख सकते हैं। तो सीकेंट मॉडुलस जो है वो आपको लॉन्ग टर्म का डेटा देता है, जबकि आईटीएम आपको शॉर्ट टर्म का डेटा देता है। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है आपको कि क्रीप कब आता है और लॉन्ग टर्म का डेटा और शॉर्ट टर्म का डेटा कौन दे रहा है, ये क्लियर है। ओके, यदि ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का डेटा दे रहा है तो लॉन्ग टर्म के इफेक्ट को सीकेंट मॉडुलस अच्छे से दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म के अंदर क्या आता है, क्रीप आता है, तो क्रीप के इफेक्ट को सीकेंट मॉडुलस अच्छे से दिखा सकता है। क्लियर है बात। और शॉर्ट टर्म के बिहेवियर को आपका आईटीएम दिखा सकता है। ओके, चलिए, तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। ये 3 पॉइंट आपको समझ में आए तो इसी के बाद कौन से पॉइंट है उनको मैं लिख रहा हूं। तो इसके बाद मैं लिखता हूं जो अभी हमें समझ में आया, आईटीएम गिव्स इलास्टिक मॉडुलस with respect to Hooke's law and it could be obtained by elastic modulus of concrete is equal to 5000 root FCK. अब ये ध्यान रखें क्या लिखा है, आईटीएम जो है इलास्टिक मॉडुलस देता है विद रिस्पेक्ट टू हुक्स लॉ, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक का ही डेटा देता है, एंड इट कुड बी ऑब्टेन बाय दिस रिलेशन। तो ये रिलेशन कहां से आया, ये रिलेशन कहीं से नहीं आया। हमने क्या किया, वो जो कर्व बनाई
वो कर्व नहीं बनाई। हमने क्या किया, क्यूब लिए और क्यूब ऐसे हजारों लाखों क्यूब को टेस्ट किया। उन हजारों लाखों क्यूब को टेस्ट करने के बाद, सभी की कर्व को जज करने के बाद, हमने ये सोचा कि इन सभी कर्व से जो हमें जो वैल्यू मिल रही है किसकी, कंक्रीट के इलास्टिक मॉडुलस की। सभी में थोड़ा थोड़ा वेरी हो सकता है ना, किसी में कुछ मिला, किसी में कुछ मिला, किसी के ग्रेड का कंक्रीट अलग था, किसी ग्रेड का कंक्रीट अलग है, सबकी अलग अलग मिली। अब जब सबकी अलग अलग मिली तो फिर हमने क्या किया, उन कर्व से रिलेटेड हमने एक ऐसा इंपेरिकल फॉर्मूला लिया। हमने इंपेरिकल फॉर्मूला लिया और हमने कहा कि इस फॉर्मूले से जो डेटा आता है और वहां पर जो डेटा मिलता है, क्या दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही। तो लगभग लगभग 80% 90% तक की सिमिलरिटी मिली। ये फॉर्मूला और जो प्रैक्टिकल रिजल्ट आए हैं उनमें 80% 90% तक की सिमिलरिटी मिली। तो इसी वजह से हमने कहा कि हम इस फॉर्मूले से ही बता देंगे, कर्व को स्टडी करना आप थोड़ा बंद कर दो। प्रैक्टिकली यदि आपको निकालना है तो लैब में निकाल लो, अदरवाइज थ्योरेटिकली यदि आपको याद रखना है तो यू कैन लर्न दिस, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर IS 456-2000 जो लेबोरेटरी टेस्टिंग होने के बाद, इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट जो लेबोरेटरी में टेस्ट कर रही है कंक्रीट को, उसके टेस्ट होने के बाद वो यहां पर डेटा दे रही है। और वो डेटा देने के बाद आपको एक चीज और समझा रही है। क्या समझा रही है, वो कह रहा है कि यहां से जो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट आएगा, कैन बी वेरी बाय ±20%। ये हो सकता है कि एग्जैक्ट मिल जाए आपके यहां का फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी और जो कर्व से आ रही है, और हो सकता है कि 80% ही मैच करे, तो ±20% हो सकता है। मींस वेरिएशन इन इलास्टिक मॉडुलस 20% तक का अलाउड है। क्लियर है बात? हाँ जी, क्लियर है बात? ओके, ओके, चलिए इसे हम और क्या बोल सकते हैं, ITM इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज, ITM is also considered as short term मॉडुलस। शॉर्ट टर्म मॉडुलस है, क्लियर है, ये बता चुका हूं मैं आपको। एक और चीज, ITM को हम सीकेंड भी बोल सकते हैं। ITM is ITM can also be named as secant मॉडुलस। हाँ जी, बोल सकते हैं। ITM को एक तरह का सीकेंड मॉडुलस बोल सकते हैं। देखिए ध्यान से, ITM को एक तरह का सीकेंड मॉडुलस ही बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इनिशियल लेवल का सीकेंड मॉडुलस बोल सकते हैं ना। ITM इज अ टाइप ऑफ सीकेंड मॉडुलस, है ना, बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बोलते हैं सीकेंड मॉडुलस could be considered as लॉन्ग टर्म मॉडुलस। बिल्कुल बोल सकते हैं सीकेंड को लॉन्ग टर्म मॉडुलस, है ना। और क्या बोल सकते हैं सीकेंड को, इट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ किसका, लॉन्ग टर्म स्ट्रेन, दैट इज इट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज। क्रीप और श्रिंकेज के इफेक्ट को भी क्या करेगा, ये कंसीडर कर सकता है आपका। इट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज। क्लियर है बात सभी को? क्लियर है?
ओके, इतना अपने को ध्यान रखना है। ओके, इतने पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं आपके इन ओल्ड कोड IS 456 1978 के कोड के अकॉर्डिंग इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट था आपके पास पर 5700 रूट FC की, और न्यू कोड के अकॉर्डिंग क्या है वो मैंने आप लोग को यहां लिख दिया। ठीक है, न्यू कोड के अकॉर्डिंग क्या है वो लिख दिया है। सो इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग टर्म मॉडुलस क्या होता है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस क्या होता है, कौन सा मॉडुलस आपके पास पर क्रीप और श्रिंकेज के इफेक्ट को कंसीडर करता है, कौन सा मॉडुलस नहीं करता है आपके, और ओल्ड कोड में क्या था फॉर्मूला, न्यू कोड में क्या है फॉर्मूला, इन सब चीजों के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है इलास्टिक मॉडुलस और ग्रेड ऑफ कंक्रीट का कैसा रिलेशन है, तो दोनों का डायरेक्टली रूट ऑफ FCK का, रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का, दोनों का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली रिलेशन है। क्लियर है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगी, इलास्टिक मॉडुलस बढ़ेगा। इलास्टिक मॉडुलस बढ़ेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं स्लोप बढ़ेगा? इलास्टिक मॉडुलस बढ़ेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं स्लोप बढ़ेगा? बताइए, जल्दी बताओ। इलास्टिक मॉडुलस बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं आप। यदि आप बोल सकते हो सर ऐसा, तो यहां पर देखिए, यहां पर A पॉइंट का स्लोप ज्यादा है या B पॉइंट का स्लोप ज्यादा? बताइएगा। A पॉइंट का स्लोप ज्यादा, B पॉइंट का स्लोप ज्यादा है? A पॉइंट का स्लोप ज्यादा है। चलिए, यहां से आपको स्लोप के बारे में समझ आता है कि स्लोप क्या होता है। यदि स्लोप समझ आता है तो अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिएगा सर, क्या देखना है? देखो भाई, यहां पर मैं स्लोप बनाता हूं, किस पॉइंट पर बना दूं मैं? चलिए, एक यहां पर बनाता हूं, एक ये स्लोप बनाया, ठीक है। किस पर? इस पॉइंट पर बना स्लोप, ई कर्व के इस पॉइंट पर बना, ई कर्व के इस पॉइंट पर बना, ठीक है। एक और स्लोप बनाता हूं मैं, बना रहा हूं यहां पर, ये स्लोप बनाया, ये स्लोप बनाया यहां पर, स्लोप बनाया। ओके, तो देखा जाए तो ये वाला जो स्लोप है, जिसको नाम मैं x रख रहा हूं, जिसका नाम y रख रहा हूं, तो किसका एंगल ज्यादा है? यहां पर ये है आपके पास पर θ1, और यहां पर ये है आपके पास पर दूसरा वाला है आपके पास पर θ2। θ2 इज ग्रेटर, θ2 इज ग्रेटर मतलब x का स्लोप ज्यादा, x का स्लोप ज्यादा मतलब x का इलास्टिक मॉडुलस क्या होगा? ज्यादा होगा। x का इलास्टिक मॉडुलस होगा ज्यादा। यदि सर x का इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा है तो x का ग्रेड भी ज्यादा होगा आपका। तो देखो भैया, ये किसका है? ये d का है, और ये किसका है? e का है। तो किसकी स्ट्रेस ज्यादा है? किसकी स्ट्रेस ज्यादा है? तो आपको देखने को मिल रहा है d की स्ट्रेस ये रही सिग्मा d, और e की स्ट्रेस ये रही सिग्मा e। तो किसकी स्लोप ज्यादा है? तो यहां पर हम बोल सकते हैं सर सिग्मा d इज ग्रेटर देन सिग्मा e। तो वी कैन ऑल्सो से सिग्मा, वो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ d इज ग्रेटर देन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ e। बोल सकते हैं ना? अरे बोल सकते हैं कि नहीं? ओके, अब सर ये भी लिखेंगे क्या? नहीं, ये लिखना नहीं है, ये याद रखना है अपने को, इलास्टिक मॉडुलस का ग्रेड ऑफ कंक्रीट से कैसा रिलेशन है। ठीक, ठीक है, याद रखना है। चले, तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट आप लोग को समझ में आया होगा, ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आए होंगे। यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया आपके पास पर,
और क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया है और यहां ये वाला पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? तो क्वेश्चन बहुत सारी जगहों से, ढेरों जगह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपसे। क्लियर है बात? चलिए अब एक और पॉइंट लिखता हूं यहां पर। ये हालांकि कर्व से रिलेटेड नहीं है तो इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको ये अलग से याद रहे। अब इस कर्व को देखें, कर्व को देखें, इसमें एक लीनियर रिलेशन मिल रहा है ना, लीनियर रिलेशन ए पॉइंट पर लीनियर रिलेशन मिल रहा है। अब एक मिनट में इसमें भी दिखाता हूं। अब इसको देखें, इसको देखकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें हम, इस पॉइंट को देखकर समझने की कोशिश करें कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपके पास पर, ठीक है, इसी के कंपैरेटिवली यदि अपन स्लोप बनाते हैं, इसी के कंपैरेटिवली यदि मैं स्लोप ड्रॉ करता हूं, ये ड्रॉ हो जाती है स्लोप, तो इस पॉइंट तक बिहेवियर क्या है, इस पॉइंट तक बिहेवियर क्या है, लीनियर है। इस पॉइंट तक बिहेवियर लीनियर है। तो यदि यहां पर मिलता है मुझे पीक स्ट्रेस, इसे बोल सकता ना पीक स्ट्रेस बोल सकता हूं इसे, पीक। तो पीक के कंपैरेटिवली यहां पर स्ट्रेस कितनी मिलेगी, इस पॉइंट पर स्ट्रेस कितनी मिलेगी। यदि पीक पर स्ट्रेस 10 मेगा पास्कल है तो यहां पर कितनी है। मतलब जो लीनियर बिहेवियर रहता है वो पीक का कहां तक मिलता है, कितने % तक का मिलता है। आ रही बात समझ में, क्या मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे? आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में, बताइएगा। ओके, इसको मैं यहां ड्रॉ कर बता देता हूं। क्या बोले भाई? अरे कोई स्टार नहीं लगा रहा हूं हीरो, पूरे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो स्टार लगाऊंगा उसको ही पढ़ोगे क्या? सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं वही पॉइंट लिखता हूं बोर्ड पर जो एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया है। एक भी ऐसा बुक का एक भी पॉइंट नहीं लिखाता हूं मैं जहां से आपके पास पर क्वेश्चन ना पूछने की 99% संभावना है। जहां से 10% भी संभावना, 20% भी संभावना, वो सब पॉइंट में लिखता चलता हूं। तो इस चीज को टेंशन नहीं लेना अपने को हर पॉइंट को इंपॉर्टेंट समझना है। अरे भैया छोटा सा तो एग्जाम है यार, छोटे से एग्जाम में भी अपन इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक नहीं है इधर, सब चीज समझा भी रहा हूं, सब चीज बता भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, सब इंपॉर्टेंट अपने लिए। मैं जब क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करूंगा आपको और आइडिया होने लगेगा सर किन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कहोगे कि सर ने तो सभी पॉइंट कवर कर लिए। चलिए, तो मैं यहां से यदि बात कर रहा हूं तो मैं किस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं? कुछ इस तरह से। अब यदि कुछ यहां से यदि मैं बात कर रहा हूं तो पीक स्ट्रेस कहां मिलेगी हीरो? सर पीक स्ट्रेस कहीं यहां पर मिलेगी यहां पर। हाँ सर, यहां पर इस पॉइंट पर आपको पीक स्ट्रेस देखने को मिलेगी। यहां पर पीक स्ट्रेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो भैया ये कहां पर मिलेगा? लीनियर बिहेवियर। सर लीनियर बिहेवियर मिल रहा है आपको इस पॉइंट तक मिल रहा है आपको। इस पॉइंट तक लीनियर बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो यहां तक आपके पास पर कितनी स्ट्रेस होगी? यहां तक आपके पास पर कितनी स्ट्रेस हो सकती है? इट कुड बी, ये कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 0 या % में लिखता हूं 10 to 40 या 10% से 40% ऑफ पीक। 10 से 40% पीक का 10 से 40% तक आपको मिल सकती है इस पॉइंट तक में स्ट्रेस। और ये जो बिहेवियर है यहां तक का, ये कैसा है? लीनियर है। ये स्ट्रेन कितना है?
प्रूफ स्ट्रेन है 0.002 का, और यहां पर क्या है आपके पास पर, यहां पर है आपके पास पर कौन सी स्ट्रेस है भैया, ये है आपके पास पर सर पीक स्ट्रेस है। क्लियर है बात सभी को? अरे क्लियर है? क्या लिखा है मैंने? चलिए, समझ में आया सभी को? इसी में एक पॉइंट और ऐड करना है अपने को, मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले आता हूं आपको। इसी पॉइंट के अंदर पर एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा। आपने कुछ टर्म पढ़ रखा होगा, मुझे लगता है बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, वो पढ़ रखा है सोम में। नहीं पढ़ा है पढ़ लेंगे, क्या होता है मैं नहीं बताने वाला हूं, सोम में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अपने काम का नहीं है, लेकिन डेटा जो होता है ना आरसीसी में वो काम कर रहता है। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो पॉइजन रेशियो क्या होता है भैया, लिखेंगे सभी लोग, जितनों को पता है वो भी है, जितनों को नहीं पता है वो सोच कर लिखे कि पॉइजन रेशियो जो होता है वो क्या होता है, किस चीज का रेशियो होता है, इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है। पॉइजन रेशियो अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया। चलिए, चलिए बाकी लोग सभी लिखिए। हाँ जी, पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है आपके पास पर, इट इज अ रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, इसकी वैल्यू के बारे में बात करें, सो इन कॉन्क्रीट पॉइजन रेशियो is varies from Poisson's ratio is varies from 0.1 to 0.3 and for design we considered 0.3 सॉरी 0.2। तो 0.1 से 0.3 के बीच में आपके पास पर पॉइजन रेशियो जो रहता है वो वेरी करता है, लेकिन डिजाइन पर्पस के लिए हमने इसे कंसीडर कर रखा है, कितना कंसीडर कर रखा है 0.2। ठीक है, ये याद रखना है आपको पॉइजन रेशियो से रिलेटेड। तो यहां से सर क्या याद रखना है हमको, यहां से सिर्फ ये याद रखना, ओके यहां से आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, यहां से आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि आपके पास पर पॉइजन रेशियो जो रहता है दैट इज 0.02 फॉर डिजाइन पर्पस। ओके, और मैं आपको डिजाइन के लिए ही बोल रहा हूं, डिजाइन के लिए ही याद रखना है। ओके, क्लियर है बात सभी को? देखिए 0.002 पर ना पीक स्ट्रेस जरूरी नहीं है कि मिलेगा,
पीक स्ट्रेस ना उससे कम पर भी उससे ज्यादा पर भी मिल सकता है। मतलब 0.002 तो मैंने ड्रॉ किया था ताकि आपको लगभग क्लियर रहे ही। 0.002 पर ये स्ट्रेस भी मिल सकती है आपको। दिस कुड बी एट 0.002 और पीक स्ट्रेस जबकि यहां पर है। ओके, तो 0.002 वो स्ट्रेन है आपके पास पर जहां पर आपके पास पर स्ट्रेस की एक गारंटेड वैल्यू मिलती है। इट इज अ प्रूफ स्ट्रेन। तो ये यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। क्लियर है? तो एग्जैक्टली हर ग्रेड के कंक्रीट पर एक ही जगह पर एक ही स्ट्रेन पर सेम स्ट्रेस का रिलेशन देखने को नहीं मिलता। ओके, सो इसीलिए इट इज अ प्रैक्टिकल रिलेशन। ऐसा नहीं है कि ये हर बार एक ही तरह से रिपीट होगा, है ना, अपने आप को एक ही तरह से रिपीट करेगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। तो मुझे लगता है कि यहां तक का पार्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है अपने पास पर वो है स्ट्रेन इन कंक्रीट। स्ट्रेन इन कंक्रीट, कंक्रीट में स्ट्रेन कितना आएगा? स्ट्रेन इन कंक्रीट। ओके, सो कंक्रीट में स्ट्रेन कितना आएगा? दैट इज स्ट्रेन। दैट इज मैं बात करता हूं स्ट्रेन के बारे में। सबसे पहले मैं स्ट्रेन के बारे में बात करूं तो स्ट्रेन को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। किस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं सर? एक हो जाएगा आपके पास पर एक हो जाएगा आपके पास पर टाइम इंडिपेंडेंट और एक हो जाएगा टाइम डिपेंडेंट। ओके, टाइम इंडिपेंडेंट स्ट्रेन को हम और नाम दे सकते हैं, दैट इज इलास्टिक स्ट्रेन। टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन को हम और नाम दे सकते हैं। दो तरह की स्ट्रेन है जो टाइम डिपेंडेंट के अंदर मेनली इन्फ्लुएंस लेकर आती है, जिसका नाम मैंने अभी बात किया था। तो टाइम के साथ वेरी होती जाती है, टाइम के साथ जिसका इफेक्ट देखने को मिलता है दैट इज क्रीप एंड श्रिंकेज स्ट्रेन। दैट इज क्रीप एंड श्रिंकेज स्ट्रेन। इलास्टिक स्ट्रेन को और भी नाम दिया जा सकता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन। किसी भी इंस्टेंट पर जैसे ही लोड लगाया जो स्ट्रेन आया दैट इज इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन। इतनी तरह से अपन स्ट्रेन को बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं। लेकिन फिलहाल यदि मैं बात करूं तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम है, तो इसको साइड में कर देता हूं मैं। ओके, तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए टाइम इंडिपेंडेंट या टाइम डिपेंडेंट आपके पास पर स्ट्रेन क्या होती है। जैसे ही लोड आपने लगाया और उसी टाइम पर जो स्ट्रेन देखने को मिली दैट इज इलास्टिक स्ट्रेन। जैसे ही लोड हटाओगे तो वो रिकवर कर लेगी। तो आपके पास पर क्या बताया भैया? लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस नहीं बताया। बताऊंगा ना, लॉन्ग टर्म अभी बताऊंगा, लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस अभी बताऊंगा। ठीक है, चलेगा? या बात पहले जानना था? इसके पहले सरफराज पहले तो नहीं जानना था? वो होता है ना, मॉर्निंग में उठकर चाय पियो तो चाय पीने के बाद ऐसा लगता है चलो अब सुबह हो गई। सुबह तो पहले हो चुकी थी, अपनी सुबह तब होती जब चाय पी रहा था। ऐसा तो नहीं है कि वो चाय का काम कर रहा था तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म मॉडुलस, कि पहले सर वो हो जाए एक बार हो, फिर उसके बाद बाकी की बातें होंगी, है ना। स्वागत हमारा पान पराग से हो। चलिए इलास्टिक मॉडुलस को भी देखते हैं, इसी के अंदर का पार्ट है। चलिए, तो टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट, समय के साथ जो स्ट्रेन आता है दैट इज टाइम डिपेंडेंट, जो समय पर आपके पास पर आपका डिपेंड करता है, निर्भर करता है। टाइम इंडिपेंडेंट जो समय पर निर्भर नहीं रहता, आप लोड लगाओगे स्ट्रेन आएगा, लोड हटाओगे स्ट्रेन हट जाएगा, अंडर इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर पर।
है ना। तो इसलिए हम इसे इलास्टिक स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, या इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर लोड लगाए उसी इंस्टेंट पर जो स्ट्रेन आ रहा है उसे इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन बोल रहे हैं। ये ज्ञान तो आपको, ज्ञान की प्राप्ति आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सब्जेक्ट में हो गई थी, इधर से भी हो गई होगी। क्रीप स्ट्रेन के बारे में आपने पढ़ा होगा, द स्ट्रेन विच इज ड्यू टू द सस्टेन लोडिंग, लॉन्ग टर्म पर सस्टेन लोडिंग की वजह से जो आपको स्ट्रेन देखने को मिलती है उसे बोला जाता है क्रीप स्ट्रेन। नेक्स्ट श्रिंकेज, श्रिंकेज क्या होता है, इट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ मॉइस्चर और इट इज ड्यू टू द चेंज इन द वॉल्यूम, ये उस वजह से देखने को मिलती है। तो लॉन्ग टर्म की ये दोनों स्ट्रेन कंक्रीट में बड़े अच्छे से देखने को मिलती है। आयरन में देखा जाए तो श्रिंकेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, वॉल्यूम चेंज होता जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन चेंज इन मॉइस्चर देखने को नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर है नहीं। मॉइस्चर हमारे कंक्रीट के अंदर है, कहां से लेकर आए, हम ही लेकर आए। कंक्रीट जब बनाए थे तो पानी ही डालकर बनाए थे ना, अब उसी पानी को हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ वो कम होता जा रहा है, क्योंकि वही वाटर इन्वॉल्व होता जा रहा है किसमें, रिएक्शन में। कितना परसेंट वाटर रिएक्शन में इन्वॉल्व होता, बताएंगे मुझे? हाँ जी सभी लोग, रिएक्शन में कितना प्रतिशत, कितना परसेंट वाटर इन्वॉल्व होता है, कितना परसेंट वाटर इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में? बिल्कुल सही, 23%। तो ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बीएमसी से पूछा जाएगा। हालांकि टोटल रिएक्शन में पानी कितना यूज होगा सर, 23%। रिएक्शन में पानी कितना यूज होगा, 23%। टोटल पानी कितना यूज होगा, टोटल वाटर कितना यूज होगा, 38%। ध्यान रखें, टोटल रिएक्शन एंड टोटल वाटर बोथ आर डिफरेंट। रिएक्शन एंड टोटल रिएक्शन बोथ आर सेम। रिएक्शन बोलो या टोटल रिएक्शन बोलो, बात सेम ही बात कर रहा है रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन के लिए 23% ऑफ वाटर चाहिए और जेल फॉर्मेशन के लिए 15% वाटर चाहिए। तो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट हो गई आपके पास पर कितने की, 38%। यदि 38% में से 23 भी मिल गया ना तो भी काम चल जाएगा भैया, रिएक्शन हो जाएगी हमारी। आ रही बात समझ में? तो रिएक्शन करवाने के लिए कम से कम पानी चाहिए ही चाहिए। तो व्हेनेवर दे विल आस्क यू कि मिनिमम वाटर कितना आपके पास पर वाटर रिक्वायरमेंट होती ही होती है या कितना वाटर आपको चाहिए ही चाहिए, दैट इज 23% फॉर द रिएक्शन। ओके, क्या 37 लिख रहे हो भैया? 23 में 15 ऐड करेंगे तो 37 होगा, 38 होगा। फिलहाल में गणित मैथ्स में इतना ही हो रहा है। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि श्रिंकेज स्ट्रेन क्या होता है। श्रिंकेज स्ट्रेन श्रिंकेज की वजह से आता है। श्रिंकेज कब होता है? श्रिंकेज जब सीमेंट का जो सीमेंट कंक्रीट में जो आपने वाटर डाला है वो वाटर रिएक्शन में इन्वॉल्व होता चला जाएगा, उस वजह से। सर जरूरी थोड़ी ना है सर इस वजह से ही आए, तो किस वजह से आएगा? सर यदि आपने कंक्रीट बनाया और धूप में रख दिया तो क्या होगा सर, वहां पर आपके पास पर इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से वहां पर इवेपोरेशन होगा, तो ड्राइंग होने लगेगी, सूखने लगेगा कंक्रीट, तब भी तो श्रिंकेज ही होगा सर। और वो रिएक्शन में थोड़ी ना जा रहा है वाटर, वो तो इन्वायरमेंट में जा रहा है सूरज देवता की वजह से। अच्छा, तो श्रिंकेज को भी अलग अलग टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। हाँ सर, श्रिंकेज भी अलग अलग होगा, जो रिएक्शन की वजह से हो रहा है उसका नाम कुछ और, जो ड्राइंग की वजह से हो रहा है उसका नाम कुछ और। तो चलो श्रिंकेज के भी अपन नाम देख लेंगे, उतने जितने यहां पर काम है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन क्या होगा? आप जिस चेयर पर बैठे हो, आप उस चेयर से उठो और उस चेयर पर वापस से बैठ जाओ, या उस टेबल पर, या आप जहां कहीं पर भी बैठे हो, या खड़े हो, खड़े तो नहीं होंगे, तो जहां पर भी बैठे हो उठकर जैसे ही बैठोगे, जिस इंस्टेंट पर आप बैठे उस इंस्टेंट पर लोड लगा और उसी इंस्टेंट पर जो स्ट्रेन आया, उसी इंस्टेंट पर जो स्ट्रेन आया, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन। वो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, जैसे ही बैठा स्ट्रेन आया, जैसे ही हटाया स्ट्रेन आपके पास पर रिमूव हो गया। बार बार करोगे फटीग नेचर आएगा, वहां पर आपका एक स्ट्रेन, परमानेंट स्ट्रेन आ सकता है। आ रही है बात समझ में? लेकिन वो आपको जरूरी नहीं है कि नेकेड आई से दिखे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास पर क्रीप एंड श्रिंकेज की। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेन है जो सस्टेन लोडिंग की वजह से आएगा, मतलब वही लोड, वही जो आप बैठे हुए, आप 1 साल तक के लिए, 10 साल तक के लिए उसी चेयर पर बैठ जाओगे तो आपके स्ट्रक्चर पर, मटेरियल पर एक लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रेन आ जाएगा आपके लोड की वजह से। आपका लोड कांस्टेंट लोड काफी टाइम तक के लिए रहा, तो पहले इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन देखने को मिलेगा, देन यू विल सी द क्रीप स्ट्रेन। पहले इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन आएगा, फिर उसी के बाद आपको देखने को मिलेगा क्रीप स्ट्रेन। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? ठीक है भैया। विपिन,
विपिन पीडीएफ, पीडीएफ ही है क्या, पीएफटी, चलिए तो ये समझ में आया आपको। तो अब मैं थोड़ा सा श्रिंकेज के बारे में बताता हूं। थोड़ा सर क्यों बता रहा हूं, सर पूरा ही बताओ ना सर, काम में तो पूरा ही आएगा, थोड़ा नहीं आएगा। इसको आप पढ़ने वाले बीएमसी में, तो बीएमसी के लिए कुछ चीजें छोड़े ना यार अपन, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इधर ही पढ़ लिया, बीएमसी में से पढ़ोगे लेकिन वो नहीं पढ़ोगे जो मैं बता रहा हूं। चलिए तो यहां से मैं बात करता हूं, दो तरह से स्ट्रेन के बारे में बात कर रहा हूं। एक है आपके पास पर प्लास्टिक स्ट्रेन, प्लास्टिक श्रिंकेज, एक है ड्राइंग श्रिंकेज, प्लास्टिक श्रिंकेज एंड ड्राइंग श्रिंकेज। अब बात करते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज के बारे में। ओके, तो दोनों तरह के श्रिंकेज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो मॉइस्चर रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और उस मॉइस्चर के इन्वॉल्व होने की वजह से लॉस इन मॉइस्चर देखा जाता है, जिसे हम श्रिंकेज बोल सकते हैं, उस श्रिंकेज को बोला जाता है प्लास्टिक श्रिंकेज। फिर से बोल रहा हूं, वो मॉइस्चर जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो वाटर जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व होने की वजह से ओवरऑल लॉस देखने को मिलता है। ओवरऑल जो लॉस होता है मॉइस्चर का, उस मॉइस्चर के लॉस को बोला जाता है श्रिंकेज, और वो श्रिंकेज को हम ओवरऑल नाम जो देते हैं ब्रॉडली लेवल पर, दैट इज प्लास्टिक श्रिंकेज। क्लियर है बात सभी को, प्लास्टिक श्रिंकेज? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइंग श्रिंकेज के बारे में। ड्राइंग श्रिंकेज क्या होता है बाबा? ड्राइंग श्रिंकेज कहने का मतलब है सर जो ड्राई हो रहा है मॉइस्चर की वजह से, ये मॉइस्चर की वजह से ड्राई क्यों होता है? अरे हीरो मुझे बताओ, सुमित आए हो क्या? खड़े हो जाओ वहीं पर, जहां आए हो वहीं पर खड़े हो जाओ, आए हो तो चलो बताओ मुझे कि ये ड्राइंग होता क्यों है? आए हो? चलो आए हो भाई, जल्दी जल्दी में, सर का स्पेलिंग गलत लिखा तुम, कोई बात नहीं। चलो मुझे बताओ कि ये ड्राइंग होता क्यों है, चीजें सूख क्यों रही है? सूरज देवता की कृपा मत लिखना, सूरज देवता की पूरी कृपा तुम पर डाल देंगे, तुम्हें भी सुखा देंगे। जल्दी बताओ। लेस ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से, लैक ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की वजह से। अरे मॉइस्चर कम है तो सूख रहा है। अरे गीला कपड़ा डालो, वो तो पूरी तरह से मॉइस्चर्ड है ना, उसको धूप में डाल दो तो सूख जाता है, वो मॉइस्चर्ड है वो तो है। इवेपोरेशन सर, सर बचपन में पढ़ाए थे सर, इवेपोरेशन होता है। हाँ हाँ इवेपोरेशन हो रहा है, माना मैंने, लेकिन क्या है, अभी जो मौसम आ गया है, ये मौसम कौन सा है भैया? ये है रेनी सीजन। रेनी सीजन में तो नहीं सूख रहा है सर। अरे सर बारिश से वापस गीला हो जाता है ना। नहीं नहीं नहीं, बारिश नहीं हो रही, सुबह से शाम तक बारिश ही नहीं हुई, रात में हुई थी बारिश, माहौल बना हुआ, कभी भी बादल फट सकते हैं छत के ऊपर आपके, लेकिन कपड़े नहीं सूख रहे हैं आपके। ऐसा नहीं होने का कारण है आपके पास पर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कितनी है, आसपास के इन्वायरमेंट में मॉइस्चर की प्रेजेंस कितनी है। यदि मॉइस्चर इन्वायरमेंट में रहेगा तो उसे आपके मॉइस्चर से कोई मतलब नहीं। आ रही बात समझ में? यदि मॉइस्चर, फिर से बोल रहा, मॉइस्चर यदि इन्वायरमेंट में रहेगा तो उसे आपके कंक्रीट के, कपड़ों के मॉइस्चर से कोई मतलब नहीं। तो जैसे हम बात करते हैं, कुछ जगह कुछ रीजन रहते हैं, कुछ रीजन जैसे आपके पास पर राजस्थान वाला रीजन देख लीजिए, आपका यूपी वाला रीजन देख लीजिए। यहां पर आपके पास पर क्या रहता है, यहां पर आपके पास पर जो ह्यूमिडिटी रहती है वो बहुत कम रहती है, आर्द्रता बहुत कम रहती है। इस वजह से यहां पर जो हवा रहती है वो सूखी रहती है, ड्राई रहती है। और जब ये हवा सूखी रहती है और एनवायरनमेंट की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉइस्चर को गेन कर लेती है। वो कहती है मेरे को तो मॉइस्चर चाहिए, देते जाओ देते जाओ। तो मॉइस्चर को लेती है और आपका जो कपड़ा रहता है या आपका कंक्रीट रहता है वो सूखना स्टार्ट करता है, ड्राइंग होना स्टार्ट कर जाता है। लेकिन यही ड्राइंग या यही वाली कंडीशन आप नदी के पास पर रहे, या यही चीज यदि आप समुद्र के पास पर रहें तो होता हुआ कम देखने को मिलता है, क्योंकि नदी या समुद्र के पास पर एकदम नियरली बैंक ऑफ रिवर की बात करूं और किसकी बात करूं मैं,
आपके सी शोर की बात करूं तो वहां पर देखने को मिलता है कि वहां पर मॉइस्चर इन्वायरमेंट में इतना ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा रहती है कि वो कहता है कि अरे भैया हम 98% तो मॉइस्चर है ही है, अब तुमसे 2% लेकर क्या ही करेंगे, जरूरत नहीं है, तुम गीले के गीले रहो, तुम भीगे के भीगे रहो, तुम्हारा मॉइस्चर तुम्हें मुबारक हो। तो वहां पर आपके पास पर ड्राइंग श्रिंकेज का जो रेट रहता है वो बहुत कम होता है। आ रही बात समझ में? तो इसका हम कहने का मतलब है सर कि हम इसे तो डायरेक्टली कोरिलेट कर देते हैं ह्यूमिडिटी से। डायरेक्टली किससे कोरिलेट कर देते हैं? ह्यूमिडिटी से। तो रेट जितना आपके पास पर ह्यूमिडिटी होगी उतना कम वहां पर ड्राइंग श्रिंकेज होगा। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आ रही है बात समझ में? अरे मॉइस्चर की कमी है जालोर में, हाँ मॉइस्चर भिजवाते हैं हम, रुको अभी वहां पर। जो मैं बात बता रहा हूं वो समझ में आई या नहीं आई सभी को? अरे भैया ह्यूमिडिटी की बात समझाया, सभी को समझ आई या नहीं आई? जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए बचपन में पढ़ लिया था अपन ने, हो सकता है किसी का मैसेज आया सर ये तो बचपन में पढ़ लिया था। बिल्कुल सही है कि भाई आपका जो मटेरियल है, मटेरियल में ड्राइंग श्रिंकेज तभी देखने को मिलेगा जब वहां से आपके पास में मॉइस्चर लॉस होगा, और वो मॉइस्चर लॉस तभी होगा जब इन्वायरमेंट को आपके मॉइस्चर की जरूरत होगी। मॉइस्चर ट्रांसफर हो रहा है आपके मटेरियल से इन्वायरमेंट में इवोपरेशन के थ्रू, वो होगा तब जब ह्यूमिडिटी कम होगी। क्लियर है बात? अरे क्लियर है बात? चलिए तो यहां पर बात करता हूं ड्राइंग श्रिंकेज जो रहता है, ड्राइंग श्रिंकेज जो रहता है वो हम बात करते हैं ऐसी जगह पर जहां पर मॉइस्चर थोड़ा, जहां पर ह्यूमिडिटी थोड़ी कम है। चलो एक क्वेश्चन मेरा है आपसे, यहीं से एक क्वेश्चन है मेरे पास पर आपके लिए। मेरा क्वेश्चन है इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, if relative humidity is 100%, what could be the drying shrinkage? Option A maximum, option B minimum, option C 0, option D none of the above. फिर से बोल रहा हूं मैं, यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो वहां पर ड्राइंग श्रिंकेज कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम होगा, 0% का होगा, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है? बताएंगे? 0 है ना। आसपास यदि पानी ही पानी, इसका मतलब है आपने पानी में डुबो के रख दिया है। तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% करने के लिए हम कंक्रीट के क्यूब को बनाकर, या आपको याद होगा ब्रिक की जब हम टेस्टिंग करते तो ब्रिक को रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% में रख देते थे, है ना। चलिए तो ड्राइंग श्रिंकेज के बारे में यदि मैं बात करता हूं, ड्राइंग श्रिंकेज को रोका जा सकता है, प्लास्टिक को नहीं रोका जा सकता। प्लास्टिक यदि नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ नहीं आएगी, स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो कंक्रीट बनाने का मतलब ही बेकार होगा। तो प्लास्टिक होना चाहिए, ड्राइंग नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक को रोका जा भी नहीं सकता, रोकने के लिए रोक तो नहीं सकते, हाँ इसका रेट को कम कर सकते हैं। रेट को कम करने के लिए जिप्सम को डाल दो, जिप्सम जो है रिएक्शन का रेट को कम कर देगा तो मॉइस्चर धीरे 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 इस्तेमाल होगा, रेट ऑफ श्रिंकेज कम हो जाएगा। यहां पर मैं बात करता हूं ड्राइंग के अंदर पर, ड्राइंग जो है वो एनवायरनमेंट पर, ह्यूमिडिटी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन ड्राइंग को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग को रोकने के लिए हम, जैसे ही आपके पास पर एनवायरनमेंट क्या करता है, जैसे हमने घर बनाया, जैसे हमने सीमेंट मोटार लगाया, हमने कंक्रीट डाला, तो एनवायरनमेंट कहता लाओ पानी दो मुझे, तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हें पानी रखकर लाओ दो, मेरे पास पर ह्यूमिडिटी कम है। तो हम क्या कहते हैं, ठीक है तुम पानी लो, हम स्ट्रक्चर को और भिगा देते और क्यूरिंग कर देते, स्प्रे कर कर। हमें लगा यार कितनी बार क्यूरिंग करेंगे रूफ की बार बार कर रहे हो तो बहकर चला जा रहा है, अब क्या करेंगे, और इन्वायरमेंट तो पूरा दिन भर इससे पानी ले रहा है, तो हम पॉन्डिंग कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड बना देते हैं, है ना। हम सीमेंट और सैंड को लेकर, बहुत नॉमिनल मिक्स को लेकर 1:8:10 का लेकर, उसको बीच बीच में से छोटे छोटे बॉक्स बना देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं। वो पानी भरने की वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट को कहते हैं ले जाओ यहाँ से पानी ले जाओ, जितना पानी चाहिए ले जाओ। और सीमेंट कॉन्क्रीट को बोलते हैं कुछ पानी की जरूरत है ना, ऊपर है ले लेना, कुछ कमी मत आने देना। तो सीमेंट मोटार पानी लेता जाता है और क्रैक का फॉर्मेशन होता नहीं, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो आपके पास बाहर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से क्रैक नहीं आता। आ रही है बात, मेरी बात समझ में आ रही है भैया? अरे समझ आ रही है? सरफराज, रवि कुमार समझ आ रही है? मंगल, कमलेश समझ आ रही है बात? क्लियर है? सो यदि मैं बात करूं, प्लास्टिक श्रिंकेज होगा,
रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए। ड्राइंग श्रिंकेज होगा, रोक सकते हैं, रोकने का तरीका कहलाता है क्यूरिंग। क्या कहलाता है? क्यूरिंग। अब क्यूरिंग कहने का मतलब है पानी को डालना, मतलब क्यूरिंग गलत बात। कंक्रीट को सेट होने देना, उसके लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, दैट इज क्यूरिंग, सही बात। फिर से बोल रहा हूं, पानी को डालना और कंक्रीट को सेट होने देना गलत बात, इसे नहीं बोलते क्यूरिंग। कंक्रीट के लिए, कंक्रीट की सेटिंग के लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना, उसे बोलते हैं क्यूरिंग, सही बात। क्योंकि क्यूरिंग करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम पानी का इस्तेमाल करें, हम केमिकल कंपाउंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका क्यूरिंग प्रोसेस करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, वो आपके पास पर सरफेस के ऊपर एक ना सील कोट बना लेते हैं। वो सील कोट क्या कर लेता है, वो सील कोट ना इवेपोरेशन रोक देता है, ड्राइंग को रोक देता है। अब ड्राइंग होगा ही नहीं, पानी जाएगा ही नहीं, तो फिर तो क्यूरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आ रही बात समझ में? आई बात समझ में? तो क्यूरिंग को आज तक हम समझते आए हैं सिर्फ पानी डाल दो क्यूरिंग हो गई, पानी डाल दो क्यूरिंग हो गई। तो मैं फिर से बता रहा हूं, पानी का स्प्रे करना, पॉन्डिंग करना, जूट बैग लगाना, जो भी तरह तरह के आपके पास पर स्टीम क्यूरिंग करना, तंत्र जो भी हो आपके पास पर, वो क्यूरिंग करते हैं। मतलब वो कंक्रीट को सेट करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। स्टीम के थ्रू कर सकते हैं, पानी के थ्रू कर सकते हैं, एक बैग गीला डाल सकते हैं, आप केमिकल कंपाउंड लगा सकते हैं। क्लियर है बात? लुब्रिकेंट क्यों लगाएंगे हीरो मेरे? लुब्रिकेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। चलिए, यहां से यहां तक मेरे को लगता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इससे रिलेटेड, श्रिंकेज से रिलेटेड। जो मैक्सिमम श्रिंकेज होता है, मैक्सिमम श्रिंकेज जो होता है, उसकी वजह से जो स्ट्रेन आता है वो कितना होता है? मैक्सिमम श्रिंकेज स्ट्रेन। श्रिंकेज की वजह से ज्यादा जो स्ट्रेन आ सकता है, दैट इज 0.00003। क्लियर है? श्रिंकेज की वजह से ज्यादा जो स्ट्रेन आ सकता है वो आएगा 0.0003। ठीक है? अरे भैया ठीक है क्या? चलिए, अब यदि मैं बात करता हूं मैक्सिमम श्रिंकेज स्ट्रेन के रिस्पेक्टिव, ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं, सर ये तो पढ़ लिया, सर सब्जेक्ट तो आरसीसी है ना, आरसीसी में श्रिंकेज को बताओ क्या होगा, आरसीसी स्ट्रक्चर में बताओ, सर ये क्या करेंगे, उनके रिस्पेक्टिव बताओ इन श्रिंकेज में। तो पहले श्रिंकेज को थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखो, ये श्रिंकेज क्या कर रहा है। यहां से क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, लेकिन मैं यहां से पूछूंगा, अच्छे एग्जाम में यहां से पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आरसीसी का क्वेश्चन पूछ रहे ना, बिल्डिंग मटेरियल का नहीं पूछ रहे। ये क्यों समझा है? क्योंकि माइंड में इमेज तो क्लियर हो आपके पास पर क्या पढ़ने वाले हो, इसलिए इसको समझा। अब यही समझना हमारी जिम्मेदारी है। यह है आपके पास पर बीम, ठीक है? ये न्यूट्रल एक्सिस ले लेते हैं, बीम है, न्यूट्रल एक्सिस ले लिया। हाँ सर, न्यूट्रल एक्सिस ले लिया तो आपके पास पर ये टेंशन और ये कंप्रेशन जोन हो गया, है ना, ये सिंपली सपोर्टेड बीम। अब श्रिंकेज कहां पर आ सकता है इस बीम में? टेंशन में, कंप्रेशन में, कहां आ सकता है बताएंगे? सुदीप हीरो, अभी रुक जाओ बताऊंगा। चलिए मुझे पहले बताइए, इस बीम में श्रिंकेज कहां पर आएगा, कंप्रेशन जोन या टेंशन जोन में? कहां पर आएगा बताइए? एकदम गलत जवाब, एकदम गलत जवाब। अरे सर श्रिंकेज है, लॉस इन मॉइस्चर है, कंक्रीट तो टेंशन में भी है, कंप्रेशन में भी है सर। श्रिंकेज तो कहीं भी आ सकता है, टेंशन में भी आ सकता है, कंप्रेशन में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, क्योंकि कंक्रीट तो हर जगह है। श्रिंकेज को टेंशन कंप्रेशन से थोड़ी ना मतलब है, श्रिंकेज को तो पानी से मतलब है। पानी जहां रहेगा वहां पर लॉस हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो कहीं पर भी लॉस हो सकता है, टेंशन में भी और कंप्रेशन में भी। अब ये क्रैक आएंगे,
अब क्रैक आएंगे तो देखिए क्रैक आया, ये श्रिंकेज की वजह से। इधर और आया है, समझ आया? क्रैक आपको दिख रहा है सभी को क्रैक? अब ये क्रैक आ रहा है तो कंक्रीट क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है क्या? देखे बताइए, जब क्रैक आ रहा है तो कंक्रीट स्प्लिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है स्प्लिट। क्रैक आया तो कंक्रीट स्प्लिट हुआ, क्रैक आया तो कंक्रीट स्प्लिट हुआ या नहीं हुआ? स्प्लिट हुआ या नहीं हुआ? होगा सर, बिल्कुल स्प्लिट होगा। मींस यहां पर पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ड्यू टू श्रिंकेज splitting of concrete is observed, that is there is a टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब श्रिंकेज की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मेशन होगा। बात क्लियर है सभी को? बताएंगे सभी लोग, बताइए सभी को बात क्लियर है कि टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मेशन होगा श्रिंकेज की वजह से? होगा या नहीं होगा? ठीक है, चलिए समझ आया यहां तक सरफराज? नेक्स्ट, अब बात है कि जैसे ही आपने लोड लगाया इस बीम पर, अब लोड लगाया तो बीम क्या करेगी, बेंड करेगी। बीम बेंड करेगी तो टॉप में क्या आएगा और बॉटम में क्या आएगा? टॉप में आएगा कंप्रेशन, बॉटम में आएगा टेंशन, ये सभी को पता है। यदि बॉटम में आएगा टेंशन तो बॉटम में यदि श्रिंकेज आता है तो श्रिंकेज की स्ट्रेस का नेचर क्या है? टेंसाइल। श्रिंकेज की स्ट्रेस का नेचर क्या है? टेंसाइल। और जब लोड लगेगा, लोड की वजह से बेंडिंग होगी, बेंडिंग की वजह से बॉटम में और कौन सी स्ट्रेस आएगी? वो भी किस नेचर की रहेगी? टेंसाइल होगी। और उसी टेंसाइल स्ट्रेस को रोकने के लिए हम क्या लगाएंगे? रेनफोर्समेंट। उसी टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? कि कंक्रीट तो रेजिस्ट कर नहीं पाएगा क्योंकि कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे स्टील से कि तुम रोको, स्टील से कहेंगे तुम रोको। तो यहां पर श्रिंकेज is resisted by reinforcement in tension zone। टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट की वजह से हम श्रिंकेज को रोक सकते हैं, क्योंकि श्रिंकेज की वजह से आने वाली स्ट्रेस और बेंडिंग की वजह से आने वाली स्ट्रेस दोनों सेम नेचर की, टेंसाइल नेचर की होती है। तो दोनों की दोनों स्ट्रेसेस को रोक लिया जाएगा। किसकी वजह से रोक लिया जाएगा? दोनों की दोनों स्ट्रेसेस को रोक लिया जाएगा। किसकी वजह से? रेनफोर्समेंट की मदद से। लेकिन सर कंप्रेशन जोन का क्या होगा? क्योंकि कंप्रेशन जोन में लोडिंग की वजह से तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है, लेकिन श्रिंकेज की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है। लेकिन हम बात करें, बीम को मेनली डिजाइन किया जाता है टेंशन जोन से फेलियर ना हो उस वजह से। तो इसीलिए देखा जाता है कि कंप्रेशन जोन हमेशा वीक रहता है श्रिंकेज में, है ना? कंप्रेशन जोन हमेशा वीक रहेगा क्योंकि हमेशा वहां पर एनफोर्समेंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन जोन में लगा दिया। टेंशन जोन यदि आपके पास पर रिक्वायरमेंट है तो सो कंप्रेशन जोन इज मेजरली या मोस्टली बोल दें अपन इसे, मोस्टली अफेक्टेड बाय
कंप्रेशन जोन इज मोस्टली अफेक्टेड बाय, किसके थ्रू अफेक्ट हो सकता है? मोस्टली अफेक्टेड बाय, कंप्रेशन जोन इज मोस्टली अफेक्टेड बाय श्रिंकेज। ये पूछा जाएगा श्रिंकेज का डोमिनेशन कहां ज्यादा होता है, श्रिंकेज का प्रभुत्व कहां ज्यादा होता है? तो इट इज डोमिनेटिंग इन कंप्रेशन जोन एज कंपेयर टू टेंशन जोन। क्लियर है बात? कारण ये ऊपर लिख रखा है मैंने, क्यों टेंशन जोन में डोमिनेट नहीं कर पाता है? क्योंकि श्रिंकेज इज रजिस्टर्ड बाय रेनफोर्समेंट इन टेंशन जोन, रेजिस्टेंस मिल जाता है श्रिंकेज का। क्लियर है बात यहां तक सभी को? चलिए यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर आपके पास पर कि सर कंप्रेशन जोन का क्या होगा? कंप्रेशन जोन तो वीक रहेगा, कंप्रेशन जोन को स्ट्रांग बनाना है तो क्या करेंगे? तो दो तरह की बीम्स के नाम सुने होंगे आप लोगों ने। दो तरह की बीम्स के नाम कौन कौन से हैं? वो नाम है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम और डबली रेनफोर्स्ड बीम। सुना है नाम? क्या मतलब होता है वो नहीं जानना है, वो बताऊंगा आगे। सरफराज आगे बताऊंगा। सिंगली डबली के बारे में नहीं जानना है, नाम सुने हैं कि नहीं सुने ये बताइए। सुन रखा है? तो यहां पर हम बात करेंगे डबली रेनफोर्स्ड बीम इज इफेक्टिव इन श्रिंकेज। ज्यादा इफेक्टिव जो होता है डबली रेनफोर्स होता है, क्योंकि डबली में बॉटम में भी रेनफोर्समेंट रहता है, टॉप में भी रेनफोर्समेंट रहता है। क्लियर है? बॉटम में भी रेनफोर्समेंट, टॉप में भी रेनफोर्समेंट, इसी वजह से ये पूरी बातें जो हमने की है यहां तक, ये पूरी बातें हमने किया है किससे रिलेटेड किया है भैया? किससे रिलेटेड किया है सर? श्रिंकेज से रिलेटेड किया है। ठीक है सभी को? ये चारों पॉइंट याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम बात करते हैं क्रीप स्ट्रेन के इफेक्ट के बारे में। इफेक्ट ऑफ क्रीप स्ट्रेन। क्रीप स्ट्रेन के इफेक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रीप स्ट्रेन के रिस्पेक्टिव यदि मैं बात करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एक ये मेंबर है, यहां पर एक लोडिंग है W अमाउंट की, एक लोडिंग है। इस लोडिंग की वजह से स्ट्रेन जो आएगा विजिबल नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको विजिबल करा रहा हूं। उसकी वजह से जो आपके पास पर स्ट्रेन आएगा वो लगभग कुछ इतना है। ये स्ट्रेन है, ये क्या है? इट इज स्ट्रेन ड्यू टू इंस्टेंट लोडिंग। इंस्टेंट लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेन है, यदि ये लेंथ आपके पास पर L है तो ये स्ट्रेन जो होगा, या ये जो चेंज इन डायमेंशन है, यदि ये L है तो यही जो चेंज इन डायमेंशन है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? ये चेंज इन डायमेंशन को क्या लिख सकता हूं मैं? सर आप इसे लिख सकते हैं डेल L लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं डेल L। क्लियर है? इसे इतना लिख सकता हूं। नेक्स्ट में बात करता हूं, एक टर्म लिखते हैं अपन जिससे हम बोलते हैं क्रीप कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? क्रीप कोफिशिएंट। इसे डिनोट करते हैं सिंबल थीटा से। आप किसी और से भी कर सकते हैं, आपका
रिप्रेजेंट करने का तरीका है कुछ ऐसा, आप इससे भी कर सकते हैं। तो क्रीप कोफिशिएंट इट इज द रेशियो ऑफ क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक और अल्टीमेट स्ट्रेन, इलास्टिक या फिर अल्टीमेट स्ट्रेन, इसका रेशियो होता है क्या आपके पास पर, क्रीप स्ट्रेन, सॉरी क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट इसका रेशियो होता है। तो यदि अब इसी लोडिंग को मैंने काफी टाइम तक के लिए लगे रहने दिया, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक स्ट्रेन, बढ़ता हुआ स्ट्रेन देखने को मिलेगा, और यहां पर जो स्ट्रेन होगा, यहां पर ये जो स्ट्रेन होगा या चेंज इन डायमेंशन होगा वो कितना होगा, वो निकाला जा सकता है। यहां पर जो चेंज इन डायमेंशन होगा वो कितना होगा, निकाला जा सकता है। अरे भैया निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता, क्लियर है? यहां पर चेंज इन डायमेंशन कितना होगा वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यदि नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं यहां पर कितना होगा, तो क्या बोल सकते हैं इसे। पहली बात तो यदि इलास्टिक स्ट्रेन होगा, ये वाला जो पार्ट है आपके पास पर, दिस वन, ये जो है इसे हम बोल रहे हैं इलास्टिक, या क्या बोल रहे हैं इसे, इंस्टेंट स्ट्रेन, किसी इंस्टेंट पर आया हो। और ये कौन सा है आपके पास पर, वो इंस्टेंट बिहेवियर है, और ये क्या कौन सा है, इट इज क्रीप बिहेवियर। ये क्रीप बिहेवियर है, नीचे वाला क्रीप है, ऊपर वाला इंस्टेंट है। सो क्रीप कोफिशिएंट के बारे में बात करें, क्रीप कोफिशिएंट होता है क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। तो हम क्रीप स्ट्रेन को निकाल सकते हैं, क्रीप स्ट्रेन ऑफ अ दिस सेक्शन, इस सेक्शन का क्रीप स्ट्रेन कितना होगा वो निकाल सकते हैं। यहां पर रखकर निकाल लो आप, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा अभी, पर आपको निकाल कर बता देता हूं यहां पर। हाँ, यहां पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, क्रीप स्ट्रेन ड्यू टू क्रीप अपॉन स्ट्रेन ड्यू टू इलास्टिक बिहेवियर। So change in length due to creep upon original length। इसको इस तरह से नहीं देखना है आपको कि ये डेल एल के अमाउंट का लेंथ को भी ऐड करना है इसके अंदर पर ओरिजिनल लेंथ में, क्योंकि क्रीप उसी के बाद हुआ है, क्योंकि ये आपके पास पर डेल एल का अमाउंट बहुत कम होता है, तो यू कैन नेग्लेक्ट इट। क्या बोले हो? चलिए नेक्स्ट, इलास्टिक को क्या बोलेंगे, इलास्टिक स्ट्रेन को क्या बोलेंगे, चेंज इन लेंथ चेंज इन ड्यू टू इलास्टिक बिहेवियर अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, सो इस बेसिस पर मैं लिख सकता हूं फाई इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, वो मुझे पता नहीं कितना हो रहा है, क्रीप की वजह से चेंज इन लेंथ कितना है ये मैंने नहीं लिखा ना, उसे डेल एल लिखा है, इसे कुछ नहीं लिखा ना, तब इसी के बारे में बात करा। चेंज इन लेंथ क्रीप की वजह से वो मुझे नहीं पता, ओरिजिनल लेंथ कितना है, ओरिजिनल लेंथ है एल, चेंज इन लेंथ ड्यू टू इलास्टिक बिहेवियर की वजह से चेंज इन लेंथ कितना है, डीएल है, सॉरी डेल एल है, और ओरिजिनल लेंथ क्या थी उसकी, एल थी। ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, फाई, है ना। तो चेंज इन लेंथ ड्यू टू क्रीप अपॉन क्या हो जाएगा, डेल एल हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। सो चेंज इन लेंथ ड्यू टू क्रीप क्या हो जाएगा, सो
सो चेंज इन लेंथ ड्यू टू क्रीप कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फाई डेल एल या डेल एल फाई, जैसा जिस फॉर्म में लिखना। क्लियर है? ऐसा लिखा जा सकता है, बताइएगा। लिख सकते हैं? जल्दी देखकर बताइए। लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हो, तो सर लिख ही दीजिए, यहां पर लिख देता हूं भैया। ये भी बोल सकते हैं क्रीप इज अ फंक्शन ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन। इलास्टिक स्ट्रेन या इंस्टेंट स्ट्रेन आएगा तो आपके पास पर क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्रीप स्ट्रेन। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? चलिए इसी डायग्राम को लेकर मैं उधर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो ये था आपके पास पर डायग्राम। अब यहां से मैं बात करता हूं दो तरह के मॉडुलस। कौन कौन से मॉडुलस के बारे में बात कर रहे थे सरफराज, बताओ मुझे जरा। अब हम बात करते हैं सरफराज कौन से मॉडुलस। सर आप बात कर रहे थे, एक तो कर रहे थे सर आप शॉर्ट टर्म मॉडुलस, और सर आप एक बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म मॉडुलस। लॉन्ग टर्म मॉडुलस। सर शॉर्ट टर्म मॉडुलस को हम ई एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ई सी भी लिख सकते हैं, शॉर्ट टर्म ई सी होता है, या फिर सर हम इसे लिख सकते हैं 5000 रूट एफ सी के से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? लॉन्ग टर्म को किससे लिख सकते हैं, ई एल से भी लिख सकते हैं या फिर सीकेंड मॉडुलस से भी लिख सकते हैं। क्लियर है भाई यहां तक बात? अब यहां तक क्लियर है तो हमें इलास्टिक मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन, और हम यहां पर कांस्टेंट लगा देते हैं इलास्टिक मॉडुलस का। इलास्टिक मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख दिया अपन ने, तो स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस को और क्या लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं P बाय ए। स्ट्रेन को क्या लिख सकता हूं, डेल एल बाय एल, क्योंकि बात चल रही है इलास्टिक लिमिट की, है ना, इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर बात चल रही है। लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं डेल एल बाय एल। यहां तक समझ आया? क्लियर है? चलो रवि समझ आया। अब यहां पर शॉर्ट टर्म मॉडुलस क्या लिखेंगे रवि, यहां पर यदि शॉर्ट टर्म मॉडुलस, सर यही तो है ना शॉर्ट टर्म मॉडुलस, लिख दो इसको एज इट इज। ठीक है भाई लिख देता हूं, तो लिख दिया मैंने यहां पर ई एस शॉर्ट टर्म मॉडुलस इज इक्वल टू पी बाय ए अपॉन डेल एल बाय एल। क्लियर है? इसी को सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया आपके पास पर, पी एल बाय ए डेल एल। ठीक है, लॉन्ग टर्म मॉडुलस को कैसे लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म मॉडुलस को भी ऐसे लिखा जा सकता है सर, ई एल इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्ग टर्म में टोटल स्ट्रेन कितनी आई है, लॉन्ग टर्म में टोटल स्ट्रेन कितनी आई है, डेल एल प्लस थीटा डेल एल। ये टोटल स्ट्रेन है ना लॉन्ग टर्म पर, लॉन्ग टर्म पर देखा जाए तो दिस इज द टोटल स्ट्रेन इन लॉन्ग टर्म, और इतनी बस आई है आपके पास पर, कहां पर, शॉर्ट टर्म। सुमित समझ आया भाई, शॉर्ट टर्म में कितनी स्ट्रेन आई है, लॉन्ग टर्म में कितनी स्ट्रेन आई है? अरे सुमित, वैभव, सुदीप, ऋषिकेश, कमलेश, समझ आई भाई?
ठीक है सर। तो सर आपने शॉर्ट टर्म की स्ट्रेन को डेल एल लिया था, ठीक है सर। लॉन्ग टर्म की स्ट्रेन को क्या ले रहे हैं आप, डेल एल, और थीटा डेल एल दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो आपके पास पर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहां पर स्ट्रेन टोटल आपके पास पर चेंज इन लेंथ कितना हुआ, चेंज इन लेंथ हुआ आपके पास पर डेल एल प्लस थीटा डेल एल बाय एल, ओरिजिनल लेंथ में से। आप इसे एल प्लस डेल एल भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर डेल एल की वैल्यू बहुत कम है, तो नेग्लिजिबल आपके पास पर इफेक्ट आएगा, उसको आपने हटा दिया। सो यहां से मैं बात करता हूं, इसी को सिंप्लीफाई कर लिखे तो क्या लिख सकता हूं मैं से, सर आप इसे लिख सकते हैं पी एल बाय ए डेल एल प्लस थीटा डेल एल। यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है हीरो, सर यहां से आप कॉमन ले सकते हैं पी एल अपॉन थीटा डेल एल को कॉमन ले लीजिए, तो ए डेल एल 1 प्लस थीटा आ गया सर। ठीक है, आ गया हीरो। इसे क्या बोल सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो, शॉर्ट टर्म बोल सकते हो, बोल सकते हो इसे शॉर्ट टर्म, हाँ सर बोल सकते हैं, तो बोलो उसको। ई एल इज इक्वल टू, इस पूरे को क्या लिख देता हूं मैं, शॉर्ट टर्म, अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस थीटा। सरफराज मियां अब चलेगा, अरे अब चलेगा भैया, यहां पर ये जो अपन ने लॉन्ग टर्म मॉडुलस अब निकाला है, चलेगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत परेशानी, है ना। देर से पढ़ा लेकिन फॉर्मूला पढ़ा कि क्या फॉर्मूला था उसका, ठीक है। सो दिस इज द लॉन्ग टर्म मॉडुलस, इसे बोला जाता है लॉन्ग टर्म मॉडुलस, क्लियर है। तो ये है आपके पास पर लॉन्ग टर्म मॉडुलस, जो लॉन्ग टर्म मॉडुलस का हमने निकाला है। सर ये थीटा क्या है, अरे थीटा बताया मैंने सर, आपने तो फाई लिखा था तो अभी यहां पर थीटा लिख दिया, है ना। कुछ को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि फाई लिखा था सर थीटा लिख दिया, तो ये उसको फाई कर लो यार, नहीं तो कल को कॉपी देखें तो अपने को लगे कि सर ने तो कभी कुछ लिखवा दिया, फिर कुछ कुछ होता है वाला कुछ कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट आप लोग को समझ आया होगा। अब बात करते हैं क्रीप कोफिशिएंट की। क्रीप कोफिशिएंट फाई का वैल्यू जो है आपके पास पर वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या राजनीति है उसके पीछे, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जब मटेरियल को टेस्ट किया गया लैब में, कौन से मटेरियल को, कंक्रीट को जब लैब में टेस्ट किया गया, तो कंक्रीट को लैब में टेस्ट करने के बाद हमने इसकी कर्व को ड्रॉ किया, हमने इसकी कर्व को ड्रॉ किया। कंक्रीट को जब टेस्ट किया गया लैब में तो हमने क्या किया, इसकी स्ट्रेस को या इसके बिहेवियर को चेक किया। तो मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेन बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्ट्रेन के बिहेवियर को मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करता हूं, समय के साथ स्ट्रेन बिहेवियर को कैसा देखा गया। समय के साथ क्यों बात कर रहे हो सर, अरे भैया क्रीप टाइम के साथ ही तो आ रही है, तो इंस्टेंट और क्रीप के बीच में जो डिफरेंस समझना है आपको, इसी से समझ आ पाएगा। मैं नहीं बता रहा हूं कि ये कर्व ऐसी बनती है, मैं ये बता रहा हूं कि टेस्ट किया तो ऐसी बन चुकी है, आप टेस्ट करोगे तो आपको भी ऐसी मिलेगी। तो मैं प्री डिफाइंड एक्सपेरिमेंटेड रिजल्ट का कर्व को सीधा आपका ड्रॉ कर रहा हूं जो लैब वालों ने दे रखा है, मैं अपना यहां पर कोई भी ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्लियर है बात। तो अपने को यह नहीं समझना सर ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, सर ऐसा तो वैसा होना चाहिए था, है ना। तो भैया ये मटेरियल का बिहेवियर है, मटेरियल के बिहेवियर की कर्व को ड्रॉ कर रहा हूं। ये मटेरियल की कर्व पर हम बात करते हैं स्ट्रेन एंड टाइम को, स्ट्रेन एंड टाइम के बारे में बात करते हैं। टाइम को इधर लिख देता हूं, वहां पर स्ट्रेन वगैरह को लिखूंगा मैं। ओके, सो यहां पर टाइम के साथ आपके पास पर स्ट्रेन जो है वो आपके पास पर चेंज होती चली जाती है।
चलिए, लोड लगाओगे स्ट्रेन आएगा, लोड को लगाते टाइम के साथ बढ़ाते चले जाओगे तो आपके पास पर स्ट्रेन भी चेंज होती चली जाएगी। आपने जैसे ही लोड लगाया, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, जैसे ही लोड लगाया, इंस्टेंट ऑफ लोडिंग, एट द इंस्टेंट ऑफ लोडिंग, जैसे ही आपने लोड लगाया, एट द इंस्टेंट ऑफ लोडिंग क्या होगा? एट द इंस्टेंट ऑफ लोडिंग क्या होगा? जैसे ही लोड लगाओगे क्या होगा भाई? कौन सा स्ट्रेन आएगा? क्रीप स्ट्रेन आएगा, श्रिंकेज स्ट्रेन आएगा? कौन सा स्ट्रेन आएगा बताइए? जैसे ही लोडिंग लगाओगे कौन सा स्ट्रेन आएगा? क्रीप स्ट्रेन आएगा, श्रिंकेज स्ट्रेन आएगा? जल्दी बताइए। देख रहा हूं मैं आप लोग की कमेंट को। इलास्टिक आएगा सर। क्रीप कैसे आएगा भैया? रवि अंकित कुमार, क्रीप कैसे आ जाएगा? अरे श्रिंकेज वाले मेरे बाबू, कैसे आएगा श्रिंकेज? अरे यहां लिखाया था ना मैंने यार, कैसा करते हो? यहां पर बताया ना मैंने, जैसे ही लोड लगाते हो, जिस टाइम पर जैसे ही लोड लगाते हो तो कौन सा स्ट्रेन आता है सबसे पहले? टाइम इंडिपेंडेंट, इलास्टिक या इंस्टेंट। इंस्टेंट स्ट्रेन जैसे ही लोड लगा। यहां पर और देखो, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? जैसे ही लोड लगा रहे हो सबसे पहले कौन सा स्ट्रेन देखने को मिल रहा है? इंस्टेंट और इलास्टिक। अरे लोड का श्रिंकेज से लेना देना ही नहीं है। तो जो लोग श्रिंकेज को, अरे सर कुछ भी बोल देते, आपने तो सर क्रीप और श्रिंकेज ऑप्शन दिया था। अरे भैया मैं तो गलत ऑप्शन दूंगा तो क्या गलत ही चूज करोगे क्या हमेशा? आपको बताना है सर ये दोनों ऑप्शन गलत है, ना क्रीप आता ना श्रिंकेज आता। लोड लगाते से तुरंत मिलता है इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन, जिसको इलास्टिक स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। आ रही है बाबू बात समझ में? अरे आज नहीं घूमेंगे ना तो एग्जाम घुमा देगा हमें। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमें पता चला कि सर जैसे इंस्टेंट पर जैसे ही आपने क्या किया, लोड लगाया, तो सर लोड लगाते से ना सर स्ट्रेन आएगा। टाइम चेंज होगा क्या? टाइम चेंज होगा क्या? एक दिन लगेगा क्या आने में? अरे एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा क्या आने में? नहीं आएगा, बिल्कुल सर। स्ट्रेन सीधा सीधा स्ट्रेन आया है। टाइम देखा गया तो टाइम कोई चेंज नहीं हुआ। सॉरी मैंने एक्सेस गलत लिख दी है ना, गलत एक्सेस पर गलत टर्म लिख दिया है। इसको मैं चेंज कर देता हूं, इसको इस तरफ बनाना चाहिए। फिर मुझे कर को ऐसा बना दूं क्या? चलो वो दिखने में समझ नहीं आएगा, इसको वैसे ही बना देता हूं। तो आपने देखा टाइम में कोई चेंज नहीं आया, सीधा सीधा स्ट्रेन में चेंज आया। टाइम में कोई चेंज देखने को नहीं मिला, सीधा सीधा स्ट्रेन में चेंज देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे ही आपने इस लोड को लगाए रखा, समझ आ रही बात सरफराज? इस लोड को आपने लगाए रखा तो क्या होगा सरफराज? सर लोड को लगाए रखेंगे तो स्ट्रेन आपके पास पर आता जाएगा टाइम, और टाइम भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये स्ट्रेन का बिहेवियर कुछ ऐसा गया, टाइम का बिहेवियर कुछ इस तरह से गया। समझ आ रही बात रवि, विपिन? समझ आ रही बात मनीष, संदेव? समझ आ रही बात? हाँ सर, टाइम धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और स्ट्रेन आती चली जाएगी। तो अब मैं आप लोगों से जो पूछ रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत काम का है, वो ये है कि ये स्ट्रेन जो है, जो इस जोन में आई है, क्या मैं उसे इंस्टेंट स्ट्रेन बोल सकता हूं? क्या मैं उसे इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन बोल सकता हूं? हाँ सर इंस्टेंटेनियस ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस बोल दो, हम इलास्टिक बोल लेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसे क्या बोल सकते हैं भाई? ऊपर वाली स्ट्रेन जो है आपके पास पर, इसे क्या बोल सकते हैं? सर आप इसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं भाई इसे?
सर आप इसे बोल सकते हो क्रीप स्ट्रेन, इसे बोल सकते हैं क्रीप स्ट्रेन। क्रीप स्ट्रेन का जोन ऊपर है, ठीक है। आपने इंस्टेंट ऑफ लोडिंग, जैसे ही लोडिंग लगाया तुरंत स्ट्रेन आया, टाइम में कोई चेंज नहीं, तुरंत स्ट्रेन आया, लोड हटाया वापस रिकवर हो गया। लोड लगाए रखा तो स्ट्रेन धीरे 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 बढ़ता 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 फिर आपके पास। पर ये कंक्रीट का बिहेवियर है, हर मटेरियल ऐसा करे जरूरी नहीं है, कंक्रीट का बिहेवियर ऐसा है। और इसी कंक्रीट के बिहेवियर पर जब आपने आगे चले और आपने इस पॉइंट पर सोचा कि मैं क्या करता हूं, आपने इस पॉइंट पर सोचा कि मैं क्या कर देता हूं, अनलोडिंग कर देता हूं। अभी लोडिंग करा था, अब क्या कर रहे हो, अनलोडिंग कर रहे हो। अनलोडिंग करोगे तो क्या होगा, अनलोडिंग करने के बाद भी बिहेवियर बताता हूं कैसा हुआ। अनलोडिंग के बाद का बिहेवियर, कलर चेंज कर देता हूं मैं यहां से, अनलोडिंग के बाद का बिहेवियर ऐसा है। अनलोडिंग के बाद आपको देखने को मिला कि यहां पर आपको रिकवरी मिली रिकवरी स्ट्रेन में। स्ट्रेन जो बढ़ गया था वो स्ट्रेन क्या हुआ, कम हुआ और स्ट्रेन की रिकवरी मिली। तो ये कौन सी रिकवरी हुई है, क्रीप टाइम के साथ रिकवरी हुई है, सडन रिकवरी हुई है। सर ये सडन हुई है तो इसे बोलेंगे इंस्टेंट रिकवरी, इंस्टेंट रिकवरी। लेकिन फिर टाइम के साथ धीरे धीरे और रिकवरी होती रही तो इसे हम क्या बोल देंगे, कौन सी रिकवरी है ये, सर ये है क्रीप रिकवरी। कौन सी रिकवरी है ये, इट इज क्रीप रिकवरी। क्रीप रिकवरी के बाद भी देखने को मिला सर पूरा रिकवर नहीं किया। सर ये तो क्या हो गया, ये तो पूरा रिकवर नहीं किया। अच्छा ये पूरा रिकवर नहीं किया क्या, हां सर नहीं किया, तो ये बोल दिए क्या हो गया, ये परमानेंट क्या हो गया है, चेंज इन डायमेंशन, दैट यू कैन से परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया है। क्लियर है बात, अरे बाबू क्लियर है बात, समझ आई। सरफराज हाँ रवि, रिकवर कम होती है, उतना रिकवर नहीं हुआ जितना इंस्टेंट स्ट्रेन आया था, उतना तो रिकवर कर जाएगा, लेकिन क्रीप भी पूरा रिकवर नहीं करेगा और हमेशा एक टोटल स्ट्रेन आपको देखने को मिलेगा, फाइनल स्ट्रेन देखने को मिलेगा। क्लियर है, क्या लिखा है भैया, परमानेंट डिफॉर्मेशन कम नहीं होगा, मतलब मैं इलास्टिक के बराबर नहीं बता रहा हूं उसको, है ना, बस यहां पर ऐसा है, दोनों को कंपेयर नहीं करेगी, दोनों बराबर बराबर। ऐसा यदि कंपेयर करने ही वाले हो ना आप, तो मैं थोड़ा सा चेंज ही कर देता हूं यार। ठीक है, चलिए। सो मुझे लगता है कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब यहां से क्या समझना था, यहां से समझना था कि जो कोफिशिएंट है वो कितना है, वो जो कोफिशिएंट है वो कितना है। यहां पर टाइम में देखते हैं तो 7 दिनों के बाद, टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं 7 दिनों के बाद, टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं हम यहां से 28 दिनों के बाद, टाइम के साथ देखते हैं हम यहां पर 1 साल के बाद। तो हमारे पास पर ये कुछ पॉइंट है, 7 डेज, 28 डेज और ये हो गया आपके पास पर 1 ईयर। इन 3 ड्यूरेशन पर यदि आप स्लोप बनाते हो, इन 3 ड्यूरेशन पर यदि आप स्लोप बनाते हो, तीन स्लोप बनी, तो सबसे ज्यादा स्लोप या सबसे ज्यादा थीटा किसका है, 7 डे का है।
सबसे ज्यादा स्लोप या सबसे ज्यादा थीटा किसका है? 7 डे का, फिर 28 डेज का, फिर 365 डेज का। क्लियर है? दिख रहा है आपको सभी को? अरे दिख रहा है कि नहीं यार बताइए। थीटा या फाई जिससे अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे सर, यहां का जो फाई होगा, ये यहां का जो फाई होगा 7 डे का, यहां का फाई होगा सर 28 डेज का, और यहां का फाई होगा सर 365 डेज या 1 ईयर का। तो सबसे ज्यादा फाई किसका होगा? 728 या 365? बताइए सबसे ज्यादा फाई का वैल्यू कब का होगा? 728 या 365? 7 डेज का होगा। तो 7 डेज का, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं वैल्यू, क्रीप कोफिशिएंट के बारे में, क्रीप कोफिशिएंट, इसको मैं फाई, आप लोग थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहां पर मैं टाइम की बात करता हूं। तो 7 डेज का सबसे ज्यादा, 28 डेज का उससे कम, और 365 डेज या 1 ईयर का उससे भी कम दिखा था। क्लियर है बात? तो सबसे कम है, सॉरी सबसे ज्यादा है 7 डेज का, स्लोप ज्यादा है, स्लोप कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हो गया। तो 7 डेज का जो देखा जाता है, कितना देखा जाता है अभी? जो आपको IAS 456-2000 ने कुछ डेटा बता रखा है कि आप इतना मान लीजिए काम चल जाएगा। हमने कहा कितना मान ले? उन्होंने कहा कि आप 2.6 मान ले, 1.6 मान ले और 1.1 मान ले तो काम चल जाएगा। तो ये 2.6, सॉरी 2.6 बोल रहा, 2.2 है वो, माय मिस्टेक, 2.2 है, दैट इज 2.2। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये तो हमें पहले यहां से भी पता चल गया था। इस कर्व को पढ़ने का तरीका क्या था या रीजन क्या था, वहां से हम क्या निकाल सके? क्रीप कोफिशिएंट। इस कर्व का वैसे बहुत भारी यूज है नहीं आपके पास, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा। टाइम के साथ क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, जिसको ये कर्व याद है उसको डेटा याद नहीं रखना है, लेकिन डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए आप डेटा ही याद रखो आप। क्लियर है बात सभी को? सभी को क्लियर है? जल्दी बताइए, है ना? ये वैल्यूज आपको समझ में आ रहा है? 7 डेज की इधर ही दिख रही है सर, ज्यादा होगी, 28 डेज की कम होगी, और 365 डेज की और कम होगी। क्लियर है? चलिए समझ आया? सर इसका यूज कहां होगा? अरे भैया यहां यूज होगा ना, यहां, ये यहां पर, ये यहां पर यूज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब यहां से जो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, जो है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर आप लोग को एक चीज पता है कि शॉर्ट टर्म मॉडुलस कितना होता है। शॉर्ट टर्म